अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्रॉम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉलम्स लॉ को देखेंगे, डिटेल के अंदर देखेंगे और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को A to Z देखना है, आपको समझ आएगी। ठीक है, कि कॉलम्स लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और हमने कैसे उसको प्रिपेयर करना है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम स्किप कर देते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या नहीं कर पाते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कॉलम फोर्स होगी, वो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होगी। ठीक है, अब दो चार्ज हैं तो मैं एक को क्या कह देता हूँ Q1 और एक को क्या कह देता हूँ Q2। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाएगी। अब दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी होगा तो वो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। ठीक है, उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहेंगे, आर का स्क्वायर कह देंगे। तो फोर्स भी आ गई, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया और आर का स्क्वायर भी आ गया। अब हमने लेट्स सपोज मेरे पास ये चार्ज है Q1 और ये क्या है Q2। ठीक है, Q1 Q2, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी है, उसको मैंने कह दिया आर। जितना ज़्यादा चार्ज दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, और जितना ज़्यादा उनके दरमियान डिस्टेंस होगा, क्योंकि आर नीचे आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स कम होगी। ठीक है ना, ओबियसली ऐसे ही है कि जो लेट्स सपोज मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, अगर वो नज़दीक हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी। जैसे जैसे मैं दो चार्जेस को या दो मैग्नेट्स को दूर लेके जाऊंगा तो उनकी स्पीड या फिर उनकी ट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या करेगा, उनकी रिपल्शन या ट्रैक्शन को कम कर देगा। और जितने बड़े मैग्नेट्स होंगे उतनी ज़्यादा ट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी। उनको अलग करना या फिर वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक ज़्यादा फोर्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि फोर्स ज़्यादा होगी जब चार्जेस दो ज़्यादा होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं तो फोर्स कम पैदा होगी, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्शन वाली फोर्स हो या रिपल्शन वाली फोर्स हो, फोर्स कम पैदा होगी। इसी तरीके से अगर बड़े मैग्नेट्स हैं उन दोनों के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर वो छोटे हैं तो कम होगी। दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स बिल्कुल ही कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें ये दोनों चीज़ें समझा रहा है। तो अब हमेशा इस साइन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेके आते होते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ के कांस्टेंट आ गया, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आपको साइड पे नज़र आ रही होगी वीडियो के, तो मैं साथ साथ वो भी ऐड करता जाऊँगा ताकि आपको सही से समझ आए, और बुक के ऊपर भी लिखी हुई है सारा कुछ। और ये आ गया के। ठीक है, तो के क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड करते होते हैं, कांस्टेंट ऐड करते होते हैं। तो कांस्टेंट को हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद अगली चीज़ है कि ये के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, के की वैल्यू डिपेंड कर रही है मीडियम के ऊपर। ठीक है जी, किसके ऊपर है, मीडियम। अब ये मीडियम का जो वर्ड है काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है, 9th के अंदर भी 10th के अंदर भी। डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं अगर हम उनको डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे मीडियम का वर्ड्स जो है ना अगेन बार बार यूज़ होता है, कभी फिजिक्स के अंदर कभी केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं आज आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ ये क्या होता है। मीडियम वो चीज़ है जिसके अंदर हम मैग्नेट्स को लेके खड़े हुए हैं या जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये स्पेस के अंदर कर रहे हैं, एयर के अंदर कर रहे हैं, तो हमारा मीडियम क्या होगा, एयर होगा। अगर हम स्पेस के अंदर चले जाते हैं, आउटवर्ड यहाँ अर्थ से बाहर चले जाते हैं, तो हमारा मीडियम क्या होगा, स्पेस होगी। अगर हम दोनों मैग्नेट्स को वाटर के अंदर ले जाते हैं तो हमारा मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। तो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मीडियम के ऊपर, कि हमने कौन सा मीडियम यूज़ किया हुआ है जहाँ पे हम अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अगर हम कहते हैं लेट्स सपोज के किसके अंदर है, फ्री स्पेस के अंदर है। के किसके अंदर है, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस मतलब जहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे कोई गैस नहीं है, वो फ्री स्पेस है। तो तब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये के की वैल्यू होगी।
अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, 4 कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, 3.14 उसकी वैल्यू है, 4 की 4 रहनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सिर्फ हर चीज़ की, हर मीडियम की ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही चेंज होगी, ठीक है। अब अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू रेज पर, इसकी वैल्यू है 8.5 10 टू रेज पर -12। हाँ जी, फ्री स्पेस की है -12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो के की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी वैल्यू की। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू रेज पर 9, ठीक है। अब मेरा वैसे यहाँ पे है कि के की वैल्यूज़ के साथ यूनिट्स कौन से होंगे, यहाँ पे यूनिट्स भी तो आएंगे ना। तो देखो अगर मैंने यहाँ से के की वैल्यू निकालनी हो तो ये आर का स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर वाली साइड पे सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, फोर्स है, तो फोर्स का आएगा न्यूटन। के हम यूनिट्स निकालने लगे हैं, बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि वो यूनिट्स कैसे आए हैं ताकि हमारे साथ साथ इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन भी होती रहे। तो इस के साथ यहाँ पे यूनिट्स हम वो देखते हैं। तो अगर हमने के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू रेज पर 9 है, लेकिन इसके साथ यूनिट्स हम वो देख रहे हैं, तो ये वाला आर का स्क्वायर तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। आर तो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस है ना, आर तो डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर के अंदर, अब मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये Q1 Q2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी क्योंकि हमें सिर्फ इधर के चाहिए, के हमें यूनिट्स निकालने। तो जब इधर जाकर ये डिवाइड होगा इधर जाकर तो क्या होगा, पर कॉलम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हैं के यूनिट्स, ठीक है। और हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन क्या बन जाती है, मैं इसको यहाँ दोबारा लिखने लगा हूँ, F इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनल जो बनती है इक्वेशन वो ये बनती है, ठीक है जी। हमने इसी को बार बार अब यूज़ आगे करना है। ये मेरे पास फोर्स की इक्वेशन आ गई है जो मेरे पास कूलम फोर्स है, ठीक है। अब ये कूलम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान है। इट मीन्स क्या है कि Q1 भी फोर्स लगा रहा है Q2 पे, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, अभी हमें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसी तरीके से Q2 भी लगा रहा है Q1 के ऊपर फोर्स, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, ठीक है, तो उतनी ही फोर्स जितनी Q1 लगाएगा उतनी ही Q2 लगाएगा उसके ऊपर, क्योंकि हर एक्शन का क्या है, रिएक्शन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे जितनी फोर्स Q1 लगाएगा उतनी फोर्स उसके ऑपोजिट साइड पे कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो फर्स्ट मैं कहता हूँ कि फोर्स अप्लाई हो रही है, लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, Q2 के ऊपर, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा F21 कि फोर्स जो चार्ज 1 ने लगा रहा है चार्ज 2 पे, इसी तरीके से चार्ज 1 ने लगाई है, अब कौन लगाएगा, चार्ज 2 लगाएगा इसके ऊपर चार्ज 1 पे। चार्ज 1 ने लगाई चार्ज 2 पे फोर्स, इस तरीके से चार्ज 2 भी तो लगाएगा ना चार्ज 1 पे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। और इन्हीं की और डायरेक्शन को, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की हमेशा डायरेक्शन भी होती है। तो मैं इसका यूनिट वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो उस यूनिट वेक्टर को मैं कहता हूँ R21। इसका भी यूनिट वेक्टर होगा, उसको मैं क्या कहता हूँ R12, ठीक है। तो दो फोर्सेस हैं, एक Q1 Q2 R का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन उसके साथ आ जाएगा R21। इसी तरीके से दूसरी फोर्स है, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है दोनों की वजह से है, तो वो होगी R12। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फोर्स होगी F21 वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से मेरे साथ आ जाएगा फोर्स 1-2,
जो कि जो चार्ज 2 है 1 पे लगा रहा है, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर का स्केयर, और साथ में आ जाएगा R12। ठीक है, उनके यूनिट वेक्टर भी तो साथ ही आएंगे ना, ये नहीं, उनके यूनिट वेक्टर भी हमने साथ लिखने वेक्टर्स दोनों। अब लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, और ये साइन यही बता रहा है यहाँ पे, ये साइन हमको यहाँ पे यही बता रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अब ये सारी बात हो रही थी कब, जब हम फ्री स्पेस के अंदर थे। अब मैंने यहाँ पर भी एक मैग्नेट रखा हुआ है या एक चार्ज रखा हुआ है, और इसी तरीके से मैंने एक चार्ज इधर वाली साइड पर रखा हुआ है, और दोनों की मैं कूलम फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन दरमियान में मेरे पास कोई भी किसी भी किस्म का मीडियम है। लेट्स सपोज मेरे पास अब मीडियम है एयर, पहले तो फ्री स्पेस, अब एयर है तो इट मीन्स क्या है कि जो फोर्स है ओबियसली उसके दरमियान अब मीडियम आ चुका है, तो कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कोई मीडियम आएगा दरमियान में दो चार्जेस के, लेट्स सपोज एक दीवार है, एक चार्ज उधर वाली साइड पे पड़ा हुआ है, एक साइड चार्ज इधर वाली साइड पे पड़ा हुआ दीवार के, तो उस दीवार की वजह से दोनों की डायरेक्शन में कमी आएगी या इजाफा होगा, ओबियसली वो डिक्रीज़ होंगी। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। दोनों चार्जेस की जो आपस की अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या होंगी, वो डिक्रीज़ होंगी। क्यों डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि दरम्यान में मीडियम आ गया और उस मीडियम की वजह से उनकी अट्रैक्शन में कमी आएगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि दरमियान में हमारे पास क्या एयर आ गई है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी। अब वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी और चेंज हो के F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर आ गया। अब वो जितने गुना कम होगी वो रिलेटिव परमिटिविटी होगी, जितनी लेट्स सपोज एयर है तो उसकी भी वैल्यू होगी। अब उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन R कह देते हैं, क्या कहते हैं एप्सिलॉन R, और उससे डिवाइड कर देना है। तो फाइनल हमारे पास जो आखिर पे अगर हमारे पास कोई मीडियम है तो इक्वेशन क्या बनती है, दिस वन। ठीक है जी, और इसको हम कहते हैं कूलम फोर्स। और ये सारे का सारा कूलम लॉ है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि फोर्स क्या होती है, चार्जेस क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, कैसे ये काम करती है, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और इस तरीके से इसकी के की वैल्यू अगर फ्री स्पेस है, अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे और उसकी सारी हमने देखा के की वैल्यू क्या आती है। उसके बाद फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन गई। एफ फोर्स लग रही है, कौन कौन सा चार्ज किसके ऊपर लगा रहा है, Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है तो ये वाली आएगी। अगर Q2 Q1 के ऊपर आएगा, जो लगा रहा है वो बाद में लिखना है। अब Q1 लगा रहा है तो देखो 2 पहले आया, जिसके ऊपर लग रही है वो पहले लिखना है। फोर्स एग्जर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, तो जो ऑन है ना उसके बाद जो है वो फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों का साइन चेंज होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी। एक ऊपर को लगा रहा है फोर्स, उसको रिपेल कर रहा है, वो दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो दोनों की फोर्सेस की जो होगी डायरेक्शन वो अपोजिट होगी। ठीक है, इसी तरीके से उनका यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे की अपोजिट होगी। ठीक है, अब मैंने उनको वैल्यूज़ पुट कर दी हैं हमने। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ रिलेटिव परमिटिविटी को भी डिस्कस कर दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, लेक्चर को देखने के बाद आगे का आप एक दफ़ा रीडिंग कर लिया करो, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ ग्रुप्स का, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है, और इसी के साथ साथ जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसका भी लिंक है। तो आप जाओ उसको ज्वाइन करो, और मुझसे पर्सनली भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप मुझे अपना ऑनलाइन ट्यूटर भी हायर कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।